मौर्यों के समाज को दो तरह से देखने की बात होती है। एक है बौद्ध दृष्टिकोण से, ब्राह्मण दृष्टिकोण से जो एग्जिस्ट कर रहा था भारत में। तो ब्राह्मणिकल दृष्टिकोण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण तो शुरू से हैं ही। और जो पांचवें वर्ण के रूप में अछूत लोगों का एक सेक्शन बनता है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से, उस तरह के वर्ग का भी इस पीरियड में विकास होता है। बौद्ध और जैन में जाति प्रथा नहीं मानी जाती है, उनमें केवल सीनियर और जूनियर होते हैं। इसीलिए मेगासनीज के आधार पर उसने मेगासनीज पहले भी बताया कि वह सेल्यूकस के द्वारा भेजा हुआ दूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। तो उसके आधार पर उसने भारत में 7 जातियों के अस्तित्व की बात कही। इस पीरियड में एक सामाजिक का परिवर्तन हो रहा था, क्योंकि खेती बाड़ी वाली जो अर्थव्यवस्था थी वो अर्बन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर रही थी, शहरी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर रही थी। जब अर्थव्यवस्था शहरी होती है तो लोगों का संपर्क का दायरा बढ़ जाता है और दूर दूर के लोगों के साथ आपका भेंट मुलाकात होता है। बहुत सारे समाजों के साथ एकीकरण की भावना का भी विकास होता है, क्योंकि मेल जोल बढ़ जाता है। इससे व्यापार का भी विकास हुआ, तो वाणिज्य संघ का डेवलपमेंट, और एक नया वर्ग जो है वह समाज में आर्थिक रूप से सबल और मजबूत होता है। और वैश्यों में भी विभिन्न तरह के काम किए जाने का इस पीरियड में बौद्ध पुस्तकों में भी कहा जाता है कि जो काम करने का दायरा है वो बहुत सारे नए अवसरों को जन्म देता है। तो इसीलिए इस समय का जो सामाजिक संगठन है वो वाइब्रेंट है, बदलाव वाला है और नई अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से एक नए समय से गुजर रहा होता है। इसलिए इन पर राजनीतिक नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण संभव होता है। राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण उन्हीं लोगों पर संभव होता है जो व्यवस्थित हो, क्योंकि अव्यवस्थित लोगों को व्यवस्थित करना बड़ा मुश्किल है। मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में 7 जातियां हैं। चूंकि मेगास्थनीज विदेशी है और ज़्यादातर समय तक शिला में रहा, पाटलिपुत्र में बहुत कम समय रहा, तो भारत में रहकर जो आदमी जन्म लेकर मर जाता है उसमें से भी अधिकांश आदमी भारत के सामाजिक स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो ये तो विदेशी था, क्योंकि भारत के अलावे जाति प्रथा वर्ल्ड में कहीं नहीं, तो कोई दूसरा उदाहरण तो है नहीं कि वहाँ से समझ जाएंगे। तो इसीलिए मेगास्थनीज के 7 जातियों में विभाजन को फंक्शनल या इकोनॉमिक डिवीजन कहा जाता है। वह जिस तरह के कार्यों को करते हुए लोगों को देख रहा था या देख पाया, उसी तरह से उसने भारत में जातियों का निर्धारण कर दिया। तो 7 जातियों की बात मेगास्थनीज अपने किताब में करता है, इंडिका में करता है। निश्चित रूप से उसका ये डिवीज़न गलत है, लेकिन हम लोग यहाँ उसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो सामाजिक और आर्थिक विभाजन, प्रशासनिक विभाजन इसी में आ जाता है ना। 7 जातियाँ जो है दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं। पहला, दूसरे स्थान पर वह कृषक को रखता है। खेती कितना महत्वपूर्ण रहा होगा कि दूसरे स्थान पर वो कृषक को रखता है। तीसरे स्थान पर पशुपालक को रखता है। चौथे स्थान पर कारीगर को रखता है। 5वें स्थान पर योद्धा को रखता है। 6ठे स्थान पर निरीक्षक को रखता है
और 7वें स्थान पर मंत्री को रखता है। तो योद्धा, कारीगर और मंत्री मौर्यों के प्रशासनिक जीवन का हिस्सा बनेंगे। शेष को हम लोग यहाँ ब्रीफली देखेंगे। मेगास्थनीज जब दार्शनिक की बात कर रहा होता है तब निश्चित रूप से वह इस समय ब्राह्मण, बौद्ध और जैनों की बात कर रहा होता है। उसके लिए इस समय दार्शनिक वर्ग में एक लोग ही नहीं है, लेकिन उसके ध्यान में हो सकता है ब्राह्मण ही ज़्यादा हो, है ना। इस समय 2 तरह के ब्राह्मणों की बात कही गई है। रूढ़िवादी उदित ब्राह्मण, रूढ़िवादी उदित ब्राह्मण, ये लोग अध्यापक और पुरोहित होते थे। ये लोग अध्यापक और पुरोहित होते थे। दूसरे शतक लखन ब्राह्मण, ये लोग दुनियादार किस्म के होते थे, अंधविश्वासी होते थे, अज्ञानी भी कहा गया। उसी के अनुसार इन लोगों का समाज में विशिष्ट स्थान था, स्पेशल पोजीशन था। ये लोग बेगार नहीं करते थे और कर मुक्त थे, टैक्स फ्री थे। ये सारी विशेषता ऐतिहासिक तौर पर ब्राह्मणों की रही है और जो भी धार्मिक वर्ग रहा है उसका भी यही रहा। तो इसीलिए जब फिलोसोफर की बात मेगास्थनीज करता है तो मान लिया जाता है वह ब्राह्मणों और इस तरह के वर्ग का ही बात कर रहा है। किसानों को दूसरा स्थान दिया जाना महत्वपूर्ण। आर्थिक तौर पर किसानों की जो भूमिका रही होगी, हो सकता है उसी कारण मेगास्थनीज ने किसानों को अपने सामाजिक विश्लेषण में दूसरा स्थान दिया। इस समय जो भूमि का कॉन्सेप्ट है, तो भूमि के कॉन्सेप्ट में राजा को भूमि का मालिक कहा गया है। ओनर ऑफ द लैंड राजा है। जमीन में किसान, तो राजा के जमीन में आप खेती करते हैं, इसलिए राजा को आप किराया दीजिएगा। उसकी जमीन में खेती कीजिएगा तो किराया, घर में रहिएगा तो किराया दीजिएगा। तो आप जमीन जोतते हैं इसलिए राजा को आप भूमि कर देंगे। लैंड रेवेन्यू विल बी पेड टू द रूलर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भूमि कर क्या था, लैंड रेवेन्यू का रेट क्या था, यह अशोक के अभिलेखों में या कंटेम्पररी स्रोतों में कहीं पर नहीं है, है ना। भारत के क्लासिकल स्रोतों में 1/6 कहा जाता है। तो इतना उदार कोई राजा नहीं हो सकता है कि 1/6 ले। 1/3 से 1/4 के बीच रेंज कर सकता है, ये अनुमानित। अशोक के जमाने में रुमिनदेही अभिलेख है। रुमिनदेही अभिलेख जब अशोक भगवान बुद्ध के जन्म स्थान कपिलवस्तु गया तो ये अभिलेख जारी हुआ है, रुमिनदेही अभिलेख। इस अभिलेख में अशोक कहता है कि मैंने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के गांव के लोगों का कर घटाकर 1/8 कर दिया। It is the solitary mention of land revenue rate
in any of the inscriptions or contemporary sources of the Mauryan period। एकमात्र कर का वर्णन है, लेकिन अगर ये लिख देता कि इतना से घटाकर 1/8 किए तो सब मामले सुलझ जाता। केवल कहा कि 1/8 कर दिया। और देखिए अशोक कितना प्रैक्टिकल आदमी था। तो जो लोग बौद्ध धर्म के कारण मौर्य वंश के पतन का गाथा लिखते हैं, तो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के लोगों को भी उसने टैक्स फ्री नहीं किया, केवल टैक्स के रेट को रिड्यूस कर दिया। नहीं तो आज के लोग भी किसी के नाम पर सिनेमा बनता है तो टैक्स फ्री कर देते हैं। लेकिन राजा होने के नाते अशोक को अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान था कि वह राज्य को मिलने वाले कर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो भगवान बुद्ध के प्रति इतनी आस्था होने के बावजूद केवल टैक्स का रेट रिड्यूस किया, 1/8 किया, है ना। तीसरा नंबर यह भी, इससे साफ होता है कि टैक्स बढ़ाने या घटाने का अधिकार राजा का था, है ना। दूसरे लोग उसके बिहाफ पर डिसीजन उस जमाने में नहीं ले सकते। फिर मौर्य काल में पहली बार शूद्र लोगों को कृषि का अधिकार मिलता है। मौर्य काल में पहली बार शूद्र लोगों को खेती करने का अधिकार, मतलब जमीन देकर उसे खेती वो किए, जमीन लेकर, नॉट एज ए लेबर फोर्स बट एज एन इंडिविजुअल। ऐसा माना जाता है कि जो कलिंग से बड़े संख्या में लोगों को लाया गया बंदी बनाकर, तो युद्ध बंदी इनवेरिएबली स्लेव्स बनाए जाते थे। तो स्वाभाविक है कि उनको बैठाकर कोई खिलाएगा नहीं। फिर राज्य बहुत बड़ा था तो कृषि का विस्तार होना ही था, ताकि इतने बड़े राज्य के लिए जो नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी है, लोग हैं, उनको खिलाने के लिए अन्न चाहिए। तो कृषि का विस्तार कौन करेगा, जो अभी खाली है। तो वैसे लोगों को भी कृषि में इन्वॉल्व किया गया। जिन गांवों से लोग सेना में भर्ती होते थे उन गांवों के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था, है ना। तो ऐसे गांवों को प्राय कुछ नाम लोग देते थे, परिहारक गांव कहा जाता था। जिस गांव को टैक्स नहीं देना होता था उस गांव को परिहारक गांव कहा जाता था। फिर जो गांव सैनिक प्रदान करता था उस गांव को आयुधीय गांव कहा जाता था, जो सैनिक प्रदान करता था। जो टैक्स जो कैश में मिलता था उस गांव, उसे हिरण्य कहा जाता था, टैक्स इन कैश। कच्चा माल देने वाले गांव को कुप्य कहा जाता था, जो रॉ मटेरियल देगा। जो लोग बिगाड़ देंगे उनको बिस्ट्री कहा जाता था। बिगाड़ देने वाले गांव को बिस्ट्री कहा जाता था। मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते थे, भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। लेकिन मेगास्थनीज का स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सोगौरा और महास्थान अभिलेख अकाल के समय राहत चलाए जाने का प्रमाण देते हैं। मेगास्थनीज के सामाजिक विभाजन में तीसरा वर्ग है चरवाहे लोग या गरेरिये लोग या पशुपालक। इस वर्ग के लोगों के बारे में मेगास्थनीज इतना तीसरा दर्जा देता है, यह आश्चर्य का बात है। हो सकता है कि मेगास्थनीज जिन इलाकों में रहा हो
उन इलाकों में पशुपालकों की स्थिति महत्वपूर्ण रही हो, दूध की सप्लाई हो या इस तरह के बातों में उनका योगदान रहा हो। ऐसे लोग बेसिकली खानाबदोशी रहे होंगे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करने वाले लोग रहे होंगे और शिकार करके अपना भोजन चला रहे होंगे, है ना। ये लोग संभवतः पशुओं के रूप में ही कर देते थे। कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग प्रारंभिक आर्य थे जिन्होंने अपने मूल कार्य को नहीं छोड़ा। समाज में हर जगह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कितना भी बदलाव हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि मेरा जो खानदानी काम है वही करेंगे। तो देयर माइट हैव बीन certain groups of people who adhere to their ancestral works। तो आज शुरुआत में पशुपालक थे ही, तो कुछ लोग रह गए होंगे पशुपालक, ये लोग वैसे ही लोग रहे होंगे। ये लोग पालतू जानवर पालते थे, जिसमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गधे, ऊँट सब थे। इसीलिए गाय एवं अन्य दुधारू पशुओं को मारे जाने की मनाही थी। जब किसी भी जानवर को मारने की मनाही होती है तो केवल यह रिलीजियस ही नहीं होता है, इसका मतलब यह भी होता है कि उन जानवरों पर अपनी आजीविका के लिए जो निर्भर लोग हैं, अगर उसका नाश करते हैं तो उनका भी नाश हो जाएगा। तो देयर लाइवलीहुड शुड ऑल्सो बी सेव्ड। कैसे अमेरिका में जिन जानवरों को खाकर लोग जीते थे, उनका इनडिस्क्रिमिनेट मारने, कृषि के लिए लोगों ने मारा तो उनका जीवन भी खतरे में पड़ गया। तो इसलिए भी ऐसा हुआ। अशोक द्वारा अपने अभिलेखों में, आज है तो अलग बात है, अशोक ने अपने अभिलेखों में पशुधन को न मारने की बात कही है कि उन्हें नहीं मारना चाहिए। 5वें शिलालेख में, अशोक ने 5वें शिलालेख में उन पशुओं की एक लंबी सूची दी है जिन्हें वह अवध न मारे जाने योग्य घोषित करता है, जिसमें बत्तख, रानी चींटी, गो, फिर कई सीजनल मछलियाँ, हंस, तोता, मैना और भी बहुत सारा लिस्ट है जिसमें कहा है कि इन जानवरों को न मारा जाए। कंधार शिलालेख में, है ना, कंधार शिलालेख में अशोक उम्मीद जताता है कि जो शिकारी है और मछेरे हैं वो भी शिकार करना और मछली मारना बंद कर देंगे, यानी अहिंसा की नीति की तरफ चले आएंगे, हिंसा नहीं करेंगे। एक राजा के द्वारा इस तरह के स्टेप लिए जाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि अगर वह अवध घोषित करता है तो ठीक है कि अहिंसा की बात है, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स टू इंश्योर द लाइवलीहुड ऑफ द पर्टिकुलर सेक्शन who are thoroughly dependent on hunting। अगर सभी लोग इसका शिकार करने लगेंगे तो जो शिकार करके जीवन चलाता है उसके लिए खतरा हो जाएगा। दोनों ही लक्ष्य की पूर्ति होगी, अहिंसा का भी प्रचार होगा और इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग नहीं होगा। आज वाइल्ड लाइफ एक्ट बनाना पड़ रहा है सरकार को इसीलिए ना कि इनडिस्क्रिमिनेट हंटिंग होगी और पशुधन खत्म होंगे, या जो भी जानवर है वह खतरे में आ गए, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गए। अशोक सभी दृष्टिकोण से ऐसा किया होगा, ऐसा माना जाता है ना।